तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम शुरू करेंगे रेलवे एनटीपीसी का पिछला पेपर, जो कि पार्ट नंबर आज का 43 है। इससे पहले हम 42 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी की प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हमने, तो चैनल पे चेक कर लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट एनटीपीसी की मिल जाएगी, सारे पार्ट वहीं पर सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा चांस है आप सबके लिए इस बार का एनटीपीसी। इसके बाद का कोई भरोसा नहीं है, तो इस बार अच्छी खासी आप तैयारी कर लीजिए। तो इसी क्रम में आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो पिछली बार पूछा गया था। तो दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगला देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी ये बताना है। तो देखो आप, मैं तो फार्मूला बताऊंगा ही, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अगर कहीं पर सेम वृद्धि की जाए या कमी कमी की जाए और उतने ही परसेंट यहाँ पर वृद्धि करी जाए, यानी कि एक बार कमी की जाए एक बार वृद्धि, तो हमेशा दोनों का गुणा करा दिया करो। तो 25 हो जाएगा, बस नीचे आप 100 लिख दिया करो। तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पर देखो, 2 जीरो हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे हमेशा 0.25, और हमेशा कमी होगी जब सेम सेम ऐसे दिया हो, तो बस कमी हो जाएगी 0.25% की। अब ये पूरा फार्मूला क्या होता है, पूरा फार्मूला दोस्तों इसमें ये होता है कि x यानी कि पहले वाला जो कमी या वृद्धि हो रही है, माइनस प्लस दोनों हो सकता है, क्योंकि वृद्धि होगी तो प्लस यहाँ पर और माइनस आएगा जब कमी होगी। y यहाँ पर भी मैं प्लस माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर एक्स वाई अपान में 100 करते हैं। तो अब देखो x की वैल्यू यानी कि पहला वाला कमी है, तो हम इसको माइनस का x करेंगे। यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस का वृद्धि, यानी कि यहाँ पर x नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप 5 के लीजिए 5%, और यहाँ पर देखो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि में क्या होता है 5%। अब आगे देखो, ये वृद्धि पहले कमी और फिर वृद्धि, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 × 5 25 हो गया और नीचे आएगा 100। अब देखो प्लस माइनस कट गया, जीरो आएगा, बस वही कमी, माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि कमी हो रही है, तो इसको फिर से लिख दीजिए 0.25%, क्योंकि ये जीरो हट गया ना, 2 जीरो, तो बस आंसर आ जाएगा हमारा कितना 0.25% हमेशा कमी। ठीक है, हमेशा फॉर्मूला यही लगाना। अगला क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो 2020 का पूछा गया था, अब आपको बताना है सितंबर, या जब भी आप वीडियो देख रहे हो 2024 में आरबीआई के गवर्नर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है इस वक्त। ठीक है, क्या यही है या फिर कोई दूसरे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, एक शहर का नक्शा 1:15,000 कितना 1,50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है। इस नक्शे पर दो शहरों यानी कि ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। ठीक है भाई, तो देखो अगर कहीं पर एक आ गया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि 1.5 लाख के बराबर है यूनिट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक शहर की कोई दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर है। अब जब 6 सेंटीमीटर है तो एक की वैल्यू है 15 यानी कि 1.5 लाख, तो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देखो 6 सेंटीमीटर है तो 6 से आप गुणा करा दो इसको, क्योंकि यहाँ पर भी 6 से गुणा होगा ना, तो 15 6 का क्या होता है 90 होता है, तो ये तो हो गया 90। इसके बाद 4 जीरो और लगाना है, 1 2 3 और 4। अब ये था दोस्तों सेंटीमीटर में, इसको हमें बनाना है मीटर में, तो लिख देता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जब बनाते हैं तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया मीटर में आंसर, इसको किलोमीटर बनाना है तो 1000 से हमें और भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर में ही तो होते हैं 1 किलोमीटर। तो अब काटिए, 3 2 5 जीरो हैं और ये कितने हो गए 4 1 5 जीरो, यानी कि बचेगा केवल हमारे पास 9, और वो भी किलोमीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला राइट। बस यहाँ पर कंफ्यूज मत होना जैसे मैंने किया था, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सेंटीमीटर से मीटर करेंगे 100 का भाग करेंगे, फिर मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 का भाग करेंगे। ठीक है, तो ये जीरो नहीं है, ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है m+3 m+5 और m+6 और m+9 और m+12 के माध्य का मान ज्ञात करना है, कितना होगा। तो इन सबको आप जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितने m है, 1 2 3 4 5, 5 m है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5m। प्लस का कितना हो जाएगा, ये सारे नंबर जोड़िए,
3 5 8 8 6 14 और 14 ना हो जाएगा यहाँ पर 23 और 12 35 हो जाएगा, तो टोटल 35 लिखेंगे। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, इन सबको जोड़ दिया है दोस्तों, बस ये प्लस लगा दिया है कॉमा की जगह पे। अब इसके बाद देखो टोटल कितने हैं टर्म्स, 1 2, ये पूरा एक ही मानेंगे ना, जो कॉमा करके दिया वो अलग अलग हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखो 5 कॉमन ले लो आप ऊपर वाले से, तो बचेगा m प्लस का, और यहाँ से 5 कॉमन तो 7 आएगा। यहाँ पर नीचे 5 रहेगा ही, क्योंकि ये वाला, ये 5 से ये 5 कट गया, तो बराबर कितना बचेगा m प्लस का 7। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ही वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी, यानी कि क्या रीजन था जब इनको फांसी दी गई थी। तो काकोरी ट्रेन जो डकैती हुई थी उसके आरोप में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला है 1 + 10 15 और यहाँ पर cot 75 के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर जो cot 75 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 15, ठीक है, क्योंकि देखो 90 में से 15 हटाओगे तो 75 ही तो आएगा। तो ये हो जाता है cot 90 - 15, तो इसको लिखेंगे tan 15, कितना आएगा tan 15 आएगा। अब देखो ये ऑलरेडी लिखा था यहाँ पर 1 + tan 15, ठीक है, अब यहाँ भी tan 15 है, तो tan 15 और tan 15 इंटू में है, तो tan स्क्वायर 15 हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर 15। अब आप बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर और थीटा की जगह में 15, तो आंसर क्या आएगा सेक स्क्वायर 15। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, चौथा वाला सेक स्क्वायर 15 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्ले की समान संख्या प्राप्त हो। इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद प्राप्त हो। उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कुल मिला के कहना चाहता है, इसका हमें HCF बताना है। तो देखो 96 और क्या है 180। अब इसमें आप सहारा लिया करिए ऑप्शन का हमेशा। अब देखो ऑप्शन का सहारा कैसे लेंगे, सबसे बड़ा नंबर आप देखो, सबसे बड़ा 16 है, तो क्या ये दोनों नंबर को काट पाएगा 16, तो चेक कर लेते हैं 16 और 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 छक्का 96, तो ये तो कट गया। देखो अब क्या ये कटेगा, तो 16 एक कम 16, यहाँ पर आएगा 2, तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो अगर ये 16 नहीं काट पा रहा है दोनों नंबर का, तो ये HCF तो इसका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद इसे छोटा लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा लिया नहीं हुआ। अब इससे छोटा क्या है 12 है, तो 12 से आप काटो 96 और 180 का, तो 12 से काटेंगे और 12 से काटेंगे, तो 12 अट्ठे 96, 12 कम 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 12 पंचे 60, यानी कि दोनों ही नंबर कट गए। तो यही हो जाएगा हमारा HCF पहला नंबर वाला राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना अधिकतम संख्या, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में पृष्ठ चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखो 2 3 4, अब आगे क्या आएगा 5, क्योंकि लगातार संख्याएं चल रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ऐसे, अब उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। देखो 2 3 4, आगे क्या आएगा 5। इसके बाद देखो डी है, डी के बाद आई आया है, तो कितने का गैप किया गया है यहाँ पर, यह है EFG और H, 4 का गैप है। अब I के बाद P आ गया है, तो देखो I के बाद क्या आता है JKLMNO, फिर आगे लिखा गया है P, यानी कि इसमें 4 का गैप है और इसमें 3 3 6 का गैप है। तो अब अगला कितने गैप हो जाएगा 8 का गैप होगा। देखो 4 गैप 6 और 8, दो दो बढ़ा के चल रहा है। तो इसके बाद देखो P के बाद आप 8 नंबर तक जाओ पहले, ठीक है। तो P के बाद मैं जाता हूँ 8 नंबर तक, क्या आएगा QRSTUVWX। अब 8 का गायब हो गया, इसके आगे क्या आता है Y, तो अब यहाँ पर आ जाएगा Y। तो जैसे कि हमने पहले भी लिखा था यहाँ पर 5 और आएगा Y। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट। कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या होगा, तो ये होगा आर्यभट्ट। याद रखना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है 1-2 बार, ठीक है। आर्यभट्ट था जो कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अल्गोरे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा नहीं होगा इसको, तो देख लीजिए कि इसका आंसर ये होगा। अगर ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट ये है टाइम एंड वर्क का, और रेलवे में टाइम एंड वर्क ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में करते हैं, तो लिखते जाते हैं जैसा वो बोलता है। तो ए प्लस का बी, और मतलब प्लस और 9 दिनों में करते हैं। बी और सी, तो यानी कि बी प्लस का सी कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में, तो 12 हो गया। अगला है ए और सी 18 दिन में, तो ए प्लस का सी करते हैं 18 दिन में। ठीक है, ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, अब सबसे पहले हम पूरा काम निकाल लेते हैं। तो काम का मतलब 9, 12 और 18 तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 36 यानी कि 36। अब 9 से भाग दीजिए 36 का, तो कितनी बार में आ जाएगा? 9 चौक 36। ठीक है, अगला 12 तेई 36 3 बार में कटेगा, और 18 दूनी 36 2 बार में कट जाएगा। अब आप देखो जरा, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ए एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, सारे 2-2 बार आएंगे। बी एक बार ये आएगा, एक बार ये, सी 2 बार, यानी कि सारे 2-2 बार आएंगे। तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस का बी और प्लस का सी हो जाएगा। बराबर में इन सबको आप ऐड कर लीजिए, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब ए प्लस बी प्लस का सी बराबर में कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम हमारे पास 36 है, और तीनों की क्षमता 9/2 है। तो 9 और ये बटे में नीचे आएगा 2, तो जब कभी बटे के नीचे बटे होता है तो ऊपर पहुंच जाता है सबसे नीचे वाला, यानी कि 2 जो है यहाँ ना आकर के यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ लिखेंगे। अब 9 3 27, 9 चौक 36, तो 4 और ये 2, तो गुणे में 2 हो जाएगा, बराबर 4 दूनी क्या होता है? 8। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला है देखो, ठीक वैसे ही है लेकिन टैंक वाला दे दिया है। एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट है। इनलेट का मतलब होता है कि पानी भरने वाले हैं, जो क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट है, यानी कि पानी को बाहर निकालने वाला पाइप है। पूरे टैंक को 12 घंटे में वो खाली कर सकता है। जो बाहर निकाल रहा है पानी, वो 12 घंटे में पूरे टंकी को खाली कर देगा अकेले। यदि टैंक खाली हो, यानी कि टैंक में कोई भी पानी ना भरा हो, तो ए बी और सी तीनों नलों को, दोनों भरने वाले और एक खाली करने वाले, तीनों को अगर एक साथ खोल दें तो टैंक किस समय भरेगा ये बताना है। ठीक है, तो पहले इनकी क्षमता निकालो। ए कितनी देर में भरता है? 15 घंटे में, और बी भरता है 20 में। तो बी लिखेंगे यहाँ पर 20। सी खाली कर रहा है कितनी देर में? 12 घंटे में, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, अब आगे देखो, इन तीनों का ले लो एलसीएम, तो मैं कहता हूँ आएगा 60। तो 15 से भाग देंगे 60 का, तो 15 चौको 60, 20 23 60 3 बार गया, और 12 पंचे 60 5 बार गया। अब देखो यहाँ पर ये निकाल रहा है, तीनों भर रहे हैं, तीनों ही तो बोला जा रहा है। टोटल है काम 60, यानी कि 60 लीटर भरना है। तो अगर तीनों को हमने एक साथ खोल दिया है दोस्तों, तो आप बताओ कि क्षमता तीनों की ऐड हो जाएगी। तो ये 4 ये करेगा, 3 ये करेगा, तो 7 काम तो ये भरेंगे 7 लीटर, लेकिन ये खाली करेगा ना साथ में, तो ये 5 लीटर खाली कर देगा। यानी कि मैं इसको पूरे को यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 60 बटे में, और 7 में से 5 खाली कर देगा तो बचेगा 2, तो काट दो आप इसको, तो ये आ जाएगा 30। सही उत्तर हमारा आ जाएगा 30 घंटे। तो 30 घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो ये न्यू डील जो है इसका संबंध नहीं है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, जबकि क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और वेवेल प्लान, इन सब में संबंध है। अगला है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। ये क्वेश्चन देखने वाला है तुम लोगों को। तो देखो, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हों, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त करे थे? ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर 200 का पूर्णांक था और 54% उसने मार्क्स पाए थे। देख लेते नंबर कितने पाए थे। तो 200 का कितना परसेंट? 54%। तो ये हो जाएगा 54%, और नीचे आ जाएगा 100। 0 से 0 आप काट दो,
दो चौके 8 हो जाएगा और दो पंचे 10, यानी कि 108 नंबर पाए थे किसने? इसने पाए थे राखी ने। अब राखी ने 108 नंबर पाए और मोहन ने कितने पाए थे? 12 अंक अधिक पाया था राखी ने। तो 12 अंक अगर हम घटा देंगे तो मोहन की निकल आएगा, कितने मोहन ने पाया था? तो इसमें से 108 यानी कि 8 में से 2 गया 6 और 10 में 1 9, यानी कि 96। जो 96 नंबर मिले थे दोस्तों, वो मिले थे किसको? मोहन को। तो मोहन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे में, क्योंकि देखो राखी ने क्या बोला था? 12 अंक ज्यादा मिल गए थे राखी को, 12 मिल गए का मतलब 108 मिल गए थे उसको। अब 12 कम कर दो तो ये जो नंबर मिलेंगे वो मिल जाएंगे मोहन को। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जोहान्स केपलर ने। कई बार केपलर हम याद रख रहे हैं तो आप केपलर याद रखिएगा, ठीक है। जोहान्स भी हो सकता है क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल सकता है वो। तो जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था कि ग्रह घूमते हैं, ठीक है। इसके उसमें अंदर होता है कौन? सूर्य। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ब्राजील। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था ग्रुप डी में। देखो एनटीपीसी में भी पूछा गया है और ग्रुप डी में ये पूछा गया था क्वेश्चन पहले ही। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा दोस्तों, अगर ये कहा जाए ब्राजील तो मान लो कि कॉफी उत्पादक में है पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफी का, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप में से किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा वाला पहले वाले से। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो गैंडा जो है दोस्तों, ये गैंडा नाम है एक युद्धपोत का, यानी कि बैटल टैंक है जो गैंडा नाम से है। वैसे ही शार्क किसका नाम होगा? तो शार्क देखो मछली है और मछली का संबंध पानी से लगभग होगा, ऐसे अंदाजा लगा सकते हो ना आप। और पानी में कौन चलती है? पनडुब्बी चलती है। तो बस सही उत्तर हो जाएगा इसका पहला वाला। अब आप सोच रहे होंगे पानी में तो नाव भी चलता है, समुद्री जहाज भी चलता है ना, ऐसी नाव भी होती तो ये भी तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर ये गवर्नमेंट वाली चीजें हो रही है, यानी कि सैनिकों से संबंधित है। तो वैसे ये शार्क का संबंध किससे हो जाएगा? पनडुब्बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? देखो नहीं है की बात हो रही है। हम कई बार क्या करते हैं कि पेपर में जैसे बैठेंगे तो जल्दबाजी कर जाते हैं और फटाक से क्वेश्चन पढ़ा तुरंत ही आंसर दिया, बस वही गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तीन तो हैं पूर्वी बंदरगाह, तो कांडला जो है ये बंदरगाह पूर्वी में स्थित नहीं है, ठीक है। तो क्या बताना, क्या गुजरात में स्थित है? आप बताना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आते हैं कथन और निष्कर्ष में आते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? करें कि समस्त द्रव्य रिक्त स्थान है। तो जैसा जैसा बोला जा रहा है हम बनाते जाते हैं। जब कभी समस्त वर्ड आता है दोस्तों तो हम दो सर्कल बनाते हैं, एक छोटा वाला और उसी के अंदर ये एक बड़ा करके बनाते हैं। तो समस्त द्रव्य जिसके साथ समस्त वर्ड जुड़ा होता है उसको अंदर रखते हैं। तो द्रव्य है, तो द्रव्य को मैं लिख देता हूं यहाँ पर द्रव्य, ठीक है, डी आर। रिक्त स्थान है तो रिक्त लिख दो, आर में लिख देता हूँ रिक्त स्थान को आर। अगला कह रहा है कुछ द्रव्यमान द्रव्य हैं। अब देखो द्रव्य अलग है और द्रव्यमान अलग है। तो कुछ द्रव्यमान जो हैं वो द्रव्य हैं, तो द्रव्य ये वाला है। तो द्रव्यमान आप देख लो, तो द्रव्यमान हो सकता है कि ऐसा भी फिगर बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर देखो द्रव्य को मैं द्रव्यमान को लिख देता हूँ डी एम द्रव्यमान, और हो सकता है कि एक फिगर ऐसा छोटा सा बन जाए, ऐसा भी बन सकता है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अब आते हैं निष्कर्ष में, वहां से पता चलेगा। निष्कर्ष में है समस्त द्रव्यमान रिक्त स्थान है। तो समस्त द्रव्यमान जो है वो रिक्त स्थान है। तो ये देखो ये हम कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अंदर बना देंगे तब तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऐसे बना दिया हमने जो बड़ा वाला सर्कल है तो नहीं बन पाएगा। तो जब कंफ्यूजन की स्थिति होती है तो हम उसको मानते ही नहीं है, हटा ही देते हैं। अगला है कुछ द्रव्यमान रिक्त स्थान है। हाँ तो ये बात सही है, कुछ द्रव्यमान जो हैं वो रिक्त स्थान कहलाएंगे। कैसे? कि अगर मान लो कि यहाँ पर भी होंगे तो रिक्त स्थान होंगे, और यहाँ पर ऐसे बनेगा तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये वाला बन सकता है। क्योंकि जब हमने पहला वाला नहीं लिया, भाई मान लो ये सर्कल हमने नहीं लिया ना, बाहर वाला लिया है, तो ये वाला अब हम मानेंगे। तो इसका मतलब ये सही कह रहा है क्योंकि ये पूरा एरिया आ रहा है इसमें। अगला है कुछ रिक्त स्थान द्रव्यमान हैं। तो कुछ रिक्त स्थान, तो कुछ रिक्त स्थान द्रव्यमान है, तो ये भी तो सही है। क्यों? क्योंकि देखो रिक्त स्थान और द्रव्यमान दोनों में कॉमन है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है समस्त रिक्त स्थान द्रव्यमान है। तो कह रहा है कि जितने भी रिक्त स्थान है ना ये वाले, ये
द्रव्यमान कहलाते हैं, यानी कि इसको बाहर कहीं पर बना हुआ, तो ये तो अलग बना है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब डी वाला। समस्त द्रव्य द्रव्यमान है, तो भाई कह रहा है कि द्रव्य जो है इसके बाहर पूरे में द्रव्यमान है, नहीं। जब हमने इसको नहीं माना तो इसका फिगर ये भी नहीं मानेंगे। केवल बी और सी सही होगा। ऑप्शन नंबर है कहाँ पर, दूसरा वाला करेक्ट आंसर दिया है। अगला, टकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों चाइना में, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हुआ था 2016 में जब एनटीपीसी आया था, तब इसका क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद है। तो चीन का है टकलामाकन जो मरुस्थल है वो चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो सी लैंग्वेज को विकसित करने वाले ये डेनिस रिची थे, जिन्होंने विकसित करा था लैंग्वेज को। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। याद रखा करो ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं और दोबारा कभी अगर ऑप्शन मिल जाता है तो जरूर, अगर एक बार थोड़ा सा भी याद आ गया तो आप कर ले जाएंगे आसानी से। यही होता है कि जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं वो बस इसको याद कर लेते हैं, मतलब रटते नहीं, ध्यान में बना लेंगे कि हाँ ऐसा कुछ था नाम, और दोबारा कभी आता है तो उसको टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कथन निष्कर्ष है, तो डायरेक्ट हम कथन पे आते हैं। और कथन हमारा क्या बोल रहा है, देखो कथन में जो जो बोला जा रहा है उसको हम ऐसे बनाते जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कुछ कलम स्याही हैं, तो कुछ कलम, कुछ आता है तो हम 2 सर्कल बनाते हैं, इसको एक इधर और एक इधर। अब कह रहा है कुछ कलम, कलम को लिख देता हूँ के और स्याही को एस लिख देता हूँ। फिर कह रहा है कुछ स्याही पेंसिलें हैं, कलम पेंसिल और स्याही। अब देखो यहाँ पर आते हैं, कथन में निष्कर्ष में क्या निकलेगा, सभी पेंसिलें स्याही हैं, तो सभी पेंसिलें देखो ये वाला स्याही है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ पेंसिलें स्याही तो है ये वाला हिस्सा, लेकिन सभी नहीं आ रहा, ये पहला गलत। दूसरा है कुछ स्याही केवल पेंसिल हैं, तो कुछ स्याही जो है ये वाला तो केवल पेंसिल नहीं है, उसके साथ साथ ये कलम भी तो है, देखो ये बड़ा वाला सर्कल भी तो इस पे आ रहा है, केवल पेंसिल वाला नहीं आ रहा, दोनों ही आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा है कुछ कलम पेंसिलें हैं, तो कुछ कलम का मतलब ये वाला जो है ना के वाला, तो कुछ कलम जो है ये पेंसिलें हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये वाला जो भी हिस्सा आएगा ये कलम के अंदर भी तो आ रहा है, तो इसके अंदर कलम भी तो होंगी, तो ये सही है। अगला चौथा, सभी कलम पेंसिलें हैं, तो सभी कलम कहना चाहता है कुल मिला के जो कलम है ना ये वाला ये पेंसिलें हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा फिगर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा जो बोला है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल हमारा हमारा तीसरा ही सही उत्तर होगा। अब देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है पेपर में, मान लो कि इसमें से कहीं ऑप्शन में और कुछ तो दिया नहीं, यही दिया है, तो जब आपको पता लग जाए कि ऑप्शन तीसरा सही है तो चौथे को मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसमें टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट तीसरा लगा करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो 42वां संविधान संशोधन है जिसके बारे में आप जानते होंगे, और ये एसएससी की एग्जाम जो अभी हाल ही में चल रहे हैं एसएससी एग्जाम, उसमें पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, ये पूछा गया था डायरेक्ट, ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 42वां सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकारों की वरीयता देते हैं किसमें, 42वें संविधान संशोधन में। आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि नीति निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है, अगर आप में से किसी को आता है तो जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तो इसका अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, तो डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, बाकी कोई मेहनत नहीं करनी। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो वहाँ लिखा होगा अगला पार्ट, तो अगला पार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके आगे के क्वेश्चंस खुल करके आपके सामने आ जाएंगे और अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। बस आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, ना कहीं ढूंढना है ना कुछ करना है। साथ ही साथ दोस्तों हमने अब सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, रेलवे के जो इंटरव्यू हमने लिए हैं वो भी कर दिए हैं, और मैथ की वीडियोस जो बनाई हैं वो भी हमने वहाँ पर बना दिया है। तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसी प्लेलिस्ट में हमारे यही चैनल के, तो जो प्लेलिस्ट आप खोलेंगे वैसे ही खुल करके आ जाएगा। तो उम्मीद है चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन पेपर लाते हैं सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर हैं, और सारे हम पेपर करवाएंगे जितने अब तक हुए हैं, तो चाहे वो एलपी टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी क्वेश्चन हुए सारे हम करवाएंगे, और रियल क्वेश्चन पेपर हैं सारे के सारे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए।
अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।